सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की यानी लूसेंट जीके की टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी हमने एंसेंट हिस्ट्री प्रारंभ की है, जिसकी हमने आपको एक क्लास पहले करा दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी उसकी दूसरी क्लास है। जिस प्यारे दोस्त ने वह क्लास नहीं देखी है उस क्लास को अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, उसी हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री की आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पुराण उपनिषदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेदों के बारे में, आज पढ़ेंगे पुराण उपनिषदों के बारे में। तो जिस प्यारे दोस्त ने वह क्लास नहीं देखी उस क्लास को अवश्य देख लें। अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो उससे पहले जो प्यारे दोस्त नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारी क्या चल रही है, हमारी लूसेंट जीके में हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेदों को पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं पुराण और उपनिषदों को। किसके पढ़ रहे हैं? पुराण और उपनिषदों को आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका भाग 2 है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्या क्या है। देखिए दोस्तों, नई क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या सीखा था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं नामकरण के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? नामकरण के बारे में हमने सीखा था। क्या सीखा था दोस्तों? महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष को क्या कहा गया है? महाकाव्य और पुराणों में इंडिया को कहा गया है भारतवर्ष। क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है महापुराणों में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। क्या क्या है? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है? इंडिया को कहा है हिंदुस्तान। क्या कहा है? इंडिया को कहा है हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो आप ही को ये सब याद हो। उसके बाद हमने दोस्तों क्या जाना? उसके बाद हमने जाना प्राचीन भारत के इतिहास के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है। उसके बाद हमने क्या जाना, क्या क्या है? एक तो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? एक एक तो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्या होते हैं? विदेशियों का विवरण होते हैं। क्या होते हैं? एक विदेशियों का विवरण होते हैं। एक क्या होते हैं? एक पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के हमने पढ़े थे सोर्सेज, जिससे हम पता लगा सकते हैं प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने धार्मिक ग्रंथों में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने धार्मिक ग्रंथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, वेदों के बारे में कितने पढ़े थे? वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। और सबसे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ये आपको पता होगा। और वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? वेदों के संकलनकर्ता क्या है? वेदों के संकलनकर्ता है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद होगा। ठीक है दोस्तों, वेदों के बारे में हमने पढ़ा था। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था दोस्तों। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है बताइए जरा दोस्तों? ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ठीक है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? उनको वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेद को ऋग्वेद को कैसे विभाजन किया गया है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10,028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। कितने? 1028 सूक्त है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? उसके बाद 10,462 क्या दोस्तों? 10,462 ऋचाएं हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा ऋचाएं किसको समर्पित है? सबसे ज्यादा ऋचाएं इंद्रदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्रदेव को समर्पित है, लगभग 250 ऋचाएं। उसके बाद अग्निदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? उसके बाद अग्निदेव को समर्पित है, लगभग 200 ऋचाएं। ठीक है दोस्तों, और पढ़ने वाले ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को कहते हैं होत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको याद होगा। ये सब हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। और क्या पढ़ा था हमने ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद के बारे में हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से हमें मिलती है आर्यों की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र। क्या दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र है? देखिए दोस्तों, किस मंडल में? तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 8वें मंडल में क्या है दोस्तों? 8वां मंडल में क्या है? 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं। क्या है? हस्तलिखित ऋचाएं, जिनको क्या क्या है? जिनको खिल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या है? 9वां मंडल में सोम देवता के लिए है। क्या है दोस्तों? 9वां मंडल सोम देवता के लिए। उसके बाद पढ़ा था हमने 10वां मंडल। 10वां मंडल किसके लिए दोस्तों? 10वां मंडल है चातुर्य समाज के लिए। किसके लिए दोस्तों? चातुर्य समाज के, ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो किसके लिए, वो है 10वें मंडल में, वो किसमें, वो है 10वें मंडल में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद होगा। अब हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सामवेद को। सामवेद के बारे में क्या पढ़ा था दोस्तों, बताइए जरा, क्विक रिवीजन कीजिए दोस्तों। सामवेद को हमने क्या पढ़ा था, देखिए दोस्तों, सामवेद के बारे में हमने सबसे पहले पॉइंट बताया था, गा सकने वाला ऋचाओं का, क्या है दोस्तों, गा सकने वाले ऋचाओं का संग्रह। क्या है दोस्तों, गा सकने वाले ऋचाओं का संग्रह। ठीक है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पाठककर्ता को क्या कहते हैं, इसके जो पाठककर्ता होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको उद्ग्रत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उनको उद्ग्रात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्ग्रात कहते हैं। ये सब आपको याद होगा, ये सब हमने पढ़ा था सामवेद के बारे में, और वेद है सामवेद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ा था हमने यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में क्या पढ़ा था दोस्तों, बताइए जरा, यजुर्वेद के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सोचिए जरा दोस्तों। यजुर्वेद के बारे में हमने पढ़ा था, ये कौन क्या वेद है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन। क्या लिखा हुआ है, इस वेद में लिखा है वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पाठककर्ता को कहते हैं अधर्यु। क्या कहते हैं, उधर यायु। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, उधर यायु कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसकी विशेषताएं क्या है, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। ठीक है दोस्तों, गद्य और पद्य में दोनों में लिखित कौन सा है, यजुर्वेद है। कौन सा है दोस्तों, यजुर्वेद गद्य और पद्य में दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, चौथा वेद पढ़ा था। क्या पढ़ा था, चौथा वेद पढ़ा था। चौथे वेद में क्या लिखा हुआ, चौथा वेद क्या है दोस्तों, चौथा वेद है अथर्ववेद। क्या है दोस्तों, चौथा वेद है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, बताइए जरा दोस्तों। सबसे आखिरी में रचित, क्या पढ़ा था, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे आखिरी में रचित वेद। क्या दोस्तों, सबसे आखिरी में रचित वेद कौन सा है, सबसे आखिरी में रचित वेद है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होगा। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि। कौन है दोस्तों, इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि। कौन है दोस्तों, इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के नाम पे इसको अथर्ववेद रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें जानकारी मिलती है जो रोग निवारण वो होते हैं मंत्र, यानी जादू, टोना, विवाह आदि जो सब चीजें वो किस में मिलती है, वो अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट क्या मिलता है, सभा और समिति। क्या दोस्तों, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, अथर्ववेद से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट अथर्ववेद में इंपोर्टेंट पॉइंट हमें पता लगता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। क्या की गई है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अंतिम पॉइंट हमें मिलता है, कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, अथर्ववेद में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होगा। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कहाँ चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब पहले बार वेद लिखे गए तो एक सामान्य मनुष्य को वेदों को पढ़ने के लिए कहा गया। क्या कहा गया, सामान्य मनुष्य को वेदों को पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन उसको पढ़े नहीं गए। क्या हुआ, उस मनुष्य पे वे वेद पढ़े नहीं गए, तो उन पे जो सामान्य मनुष्य भी पढ़ सके उसके लिए क्या लिखे गए, लिए वेदांग लिखे गए। क्या लिखे गए दोस्तों, उसके लिए वेदांग लिखे गए, क्योंकि वेद तो संस्कृत में तो सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आए, तो उनके लिए क्या लिखे गए, उनके लिए वेदांग लिखे गए कि इनको सामान्य मनुष्य भी समझ सके और पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, वेदांगों का निर्माण किस लिए हुआ, वेदांगों का निर्माण इसलिए हुआ कि वेदों को सामान्य मनुष्य पढ़ सके तथा उनको समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट है क्या है, वेदों को समझने हेतु लिखे गए। क्यों लिखे गए वेदांग, वेदांग वेदों को समझने हेतु लिखे गए। इनकी संख्या कितनी होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी कि वेदांकों की संख्या कितनी है। आप बताइए जरा दोस्तों, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांकों की संख्या 6। कितनी है दोस्तों, वेदांकों की संख्या है 6। ठीक है दोस्तों, तो आप ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे। उसके बाद कितनी कौन कौन सी संख्या, एक है शिक्षा। शिक्षा में क्या दिया गया, शिक्षा में दिया गया कि आप किसी से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे बात करते हैं, वो उच्चारण जो होता है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, वो उच्चारण कैसे कर सकते हैं उसकी शिक्षा दी गई है। दूसरा क्या है, दूसरा है कल्प। क्या दोस्तों, दूसरा है कल्प। कल्प में क्या है, कल्प में जो रस्म और समारोह जैसे विवाह शादी आदि होती है उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, कल्प में रस्म और समारोह के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट व्याकरण। व्याकरण में क्या बताया गया, व्याकरण में व्याकरण बताई गई है, जैसे ए वे ये सब होते हैं ना, इसी तरह के व्याकरण में व्याकरण बताई गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त में क्या बताया गया है दोस्तों, निरुक्त में बताया गया है शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों कैसे बताया गया, निरुक्त में बताया गया है शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद पांचवा है छंद। क्या है दोस्तों, पांचवा है छंद। उसके बाद क्या है, ज्योतिषी। ज्योतिषी भी नेक्स्ट है। ठीक है दोस्तों, ज्योतिषी 6 से कितने वेद है,
कितने वेदांग है? वेदांग 6 हैं। ठीक है दोस्तों, कितने वेदांग है? वेदांगों की संख्या 6 है। मेरे साथ रिवाइज कीजिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग लिखे गए क्योंकि सामान्य मनुष्य पे वेदों पढ़े नहीं गए, तो उनको पढ़ने के लिए, मतलब उनको सरल बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए, इंग्लिश में भी इनका नाम सेम ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में अगर शिक्षा को शिक्षा कहते हैं, तो यहाँ भी देखिए आप शिक्षा को क्या लिखा गया? इंग्लिश में शिक्षा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या है, हम पढ़ते हैं पुराणों के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया? हमने वेदांग पढ़ लिया। वेदांग कितने होते हैं? आप रिवाइज कीजिए, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ये सब पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों पुराण। पुराण क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? पुराण इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनमें जो लिखा है ना भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, क्या है दोस्तों? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसलिए हम पुराणों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे रामायण है, ये भी एक महापुराण है, तो इनके बारे में भी हमें इनसे जानकारी मिलती है, जैसे कि वायु पुराण, मत्स्य पुराण आदि। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम इनको पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, रचयिता कौन है इसके? पुराणों के रचयिता कौन है दोस्तों? पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष। कौन है दोस्तों? पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा। कौन है दोस्तों? पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। अधिकांश भाग पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। देखिए दोस्तों, अधिकांश जो पहले भाषा क्या चलती थी? पहले संस्कृत चलती थी, तो उसी भाषा में ये सब पुराण लिखे गए हैं। अधिकांश मतलब सभी नहीं, अधिकांश भाग किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पुराणों को पाठ कौन कर सकता है दोस्तों? पुराणों को पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? पुराणों के पाठ करने वाले को पुजारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुराणों के पाठ करने वाले को पुजारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि ये पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है दोस्तों, पुराणों के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? देखिए दोस्तों, पुराण एक ऐसे ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण है। पुराणों में क्या लिख रहा है? पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके रचयिता को क्या कहते हैं? पुराणों के रचयिता को कहते हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा। ठीक है दोस्तों, पुराणों का अधिकांश भाग किस में लिखा गया? पुराणों का अधिकांश भाग संस्कृत में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, पुराणों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पुजारी। ठीक है दोस्तों, और पुराण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दी गई वो क्या दी गई है? स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि ये पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस में स्त्री और शूद्रों को पुराण, किस में लिखा गया है कि स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो पुराण में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा कि पुराणों के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है 18। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वेद। वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वेदांगों की संख्या होती है 6। कितनी होती है दोस्तों? वेदांगों की संख्या होती है 6। अब पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है 18। कितनी होती है दोस्तों? पुराणों की संख्या होती है 18। आप कहेंगे कि हमको 18 के 18 पुराण पढ़ने, नहीं, हमको कुछ इंपॉर्टेंट पुराण पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, सारे हमको नहीं पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है, वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, पुराण 18 होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रमुख पुराणों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख पुराण है। देखिए दोस्तों, पहला पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा दोस्तों? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमको क्या मिलता है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको क्या मिलता है? आंध्र सातवाहन जो वंश थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश जो साउथ में थे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमको क्या मिलता है? विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? हमको विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वायु पुराण। वायु पुराण से हमको क्या मिलता है दोस्तों? वायु पुराण से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? वायु पुराण से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण से हमको क्या मिलता है? ब्राह्मण पुराण से हमको पुरुवंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पुरुवंश की जानकारी मिलती है, जो कि एक महापुराण है। क्या दोस्तों? जो कि एक महापुराण है। इसके बारे में आप याद रखेंगे। ब्राह्मण पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है?
पुरु वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक महापुराण है। भगवत पुराण से हमको किसकी जानकारी मिलती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। श्री कृष्ण भक्ति की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, भगवत पुराण से। तो ये 6 हमको इंपोर्टेंट याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने पुराण पढ़े हैं इनसे हमको क्या मिलती है, इनसे हमको राज्यों के वंश की तो जानकारी मिलती है, लेकिन राजाओं की वंशावली की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, पुराणों से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण के अनुसार सबसे प्राचीन पुराण है, जिससे आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, पूर्व वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, भगवत पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, श्री कृष्ण भक्ति की जानकारी मिलती है। तो आपको ये इंपोर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पे। हमने क्या 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 पढ़ लिया दोस्तों, ये आपको नोट करना है अपनी बुक में। हमने पढ़ लिया वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, और क्या पढ़ लिया, और हमने अभी क्या पढ़े, अभी पुराण पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं अब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद थे ना, उन्हीं के उपवेद थे। क्या थे, उन्हीं के उपवेद थे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उपवेद होते हैं ना सहायक, उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए दोस्तों, क्या आते हैं, यज्ञ और कर्मकांडों के विधान के बारे में किसमें दिया गया है, यज्ञों और कर्मकांडों के विधानों के बारे में हमको किसमें मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ कुछ इंपोर्टेंट वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है, उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। ठीक है दोस्तों, तो आप उनके बारे में याद कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए, ऋग्वेद के कौन कौन से ऋग्वेद के उपवेद है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और साख्यान या कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, साख्यान या कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। सकुल यजुर्वेद, सकुल यजुर्वेद में किसका उपवेद है, सकुल यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण। किसका दोस्तों, सकुल यजुर्वेद में किसका लिखा गया है, शतपथ ब्राह्मण के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण। कौन सा दोस्तों, तैतरीय ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। सामवेद के बारे में क्या है दोस्तों, सामवेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद है जैमिनी ब्राह्मण। कौन सा दोस्तों, सामवेद का उपवेद है जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, गोपति ब्राह्मण। क्या है दोस्तों, गोपति ब्राह्मण है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। दोस्तों देखिए, इनसे उपवेद जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐतरेय ब्राह्मण किसका उपवेद है, तो आपको बताना है ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो किसका है, ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है दोस्तों, और कौशिकी ब्राह्मण भी किसका है, ऋग्वेद का है। ठीक है दोस्तों, सकुल यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है, तैतरीय ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, सामवेद का उपवेद कौन सा है, जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, गोपति ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। नोट क्या करना है, नोट रखना है आपको, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, शतपथ जो ब्राह्मण है, ये रहा देखिए किसका दोस्तों, यजुर शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। इतना ही आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे, अब क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं अन्य वैदिक साहित्य। देखिए दोस्तों, हमने वेदों से पढ़ लिया जानकारी, उपवेदों से पढ़ ली, अब हमको जो पुराणों से भी पढ़ ली, अब हमको अन्य वैदिक साहित्यों से क्या क्या जानकारी मिलती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्या है, मैत्रेय संहिता। मैत्रेय संहिता आपने पढ़ी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मैत्रेय संहिता से क्या मिलता है, मैत्रेय संहिता से मिलती है स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, तो आपको याद रखना है मैत्रेयनी संहिता में सबसे स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पुरुष की 3 कमियां बताई गई हैं। पुरुष की मुख्य 3 कमियां बताई गई हैं मैत्रेयन संहिता में। जो पुरुष की 3 मुख्य दोष है वो बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। देखिए दोस्तों, 3 दोष बताए गए, एक तो जुआ है, एक शराब है, और उसी की भांति स्त्री को भी पुरुष का एक मुख्य दोष बताया गया है। तो किसमें बताया गया, मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ बताई गई है, मैत्रेयनी संहिता में बताई गई है। ठीक है दोस्तों, पुरुष के मुख्य 3 दोष कौन कौन से बताए गए हैं, जुआ बताया गया है, शराब बताया गया और स्त्री बताई गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनुस्मृति। मनुस्मृति इंपॉर्टेंट है, वही मनुस्मृति में क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ। क्या दोस्तों, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको क्या मिलती है, इससे हमको शुंग काल का ग्रंथ है, मतलब इससे हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है मनुस्मृति है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको क्या
मिलता है, इससे हमको शुंग काल की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये शुंग काल के समय लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नारद संहिता। नारद स्मृति में क्या लिखा हुआ है? नारद स्मृति में लिखा हुआ है गुप्त युग की जानकारी। नारद स्मृति में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नारद स्मृति में लिखा हुआ है गुप्त युग की जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अन्य वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ा? मैत्रेयी संहिता, जिसमें क्या स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई। ठीक है दोस्तों, और पुरुष के 3 मुख्य दोष बताए गए, जुआ, शराब और स्त्री। ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति क्या है दोस्तों? मनुस्मृति एक भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति से क्या मिलता है? मनुस्मृति से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नारद स्मृति। नारद स्मृति से हमको क्या पता चलता है? नारद स्मृति से हमको पता चलता है गुप्त युग की जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में इन सब के बारे में लिख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको ये याद नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी नहीं लिख रहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले बुद्ध संहिता। बुद्ध संहिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बुद्ध संहिता से क्या पता चलता है दोस्तों? बुद्ध संहिता क्या है? देखिए दोस्तों, बुद्ध जो साहित्य है उससे हमको क्या पता चलता है? उससे हमको बुद्ध की जानकारी मिलती है, गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, एक दो उनके क्या है? जातक कथाएं। जातक कथाएं में क्या मिलता है? जातक कथाएं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है, बुद्ध की जानकारी नहीं मिलती। जातक कथाएं में हमको बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में पता चलता है। जब बुद्ध का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, तो 560 ईस्वी पूर्व उसकी जो जानकारी मिलती है उसमें क्या मिलती है? बुद्ध के जन्म की जानकारियां मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या मिलती है? जातक कथाएं मिलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किस कथा में दी गई है, तो आपको बताना है जातक कथाएं में दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट त्रिपिटक है। कितने दोस्तों इसके? त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। देखिए दोस्तों, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखने हैं दोस्तों, त्रिपिटक किसके? त्रिपिटक है बुद्ध साहित्य के। किसके हैं दोस्तों? त्रिपिटक है बुद्ध साहित्य के। इसके बारे में आपको याद रखना है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है दोस्तों, इसकी भाषा कैसी थी? इन पिटकों की भाषा थी पाली। कैसी थी? पाली भाषा थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। कौन सा है दोस्तों? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बुद्ध साहित्य से क्या याद रखना है? जातक कथाओं में क्या दिया गया है? जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक हैं। कितने दोस्तों? त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि त्रिपिटक किस साहित्य के वो हैं, तो आपको बताना है बुद्ध साहित्य से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, इसकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा थी पाली। कैसी थी? पाली। ठीक है दोस्तों, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखना है। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बौद्ध साहित्य पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य, क्योंकि देखिए बौद्धों के बाद क्या होता? बौद्धों के बाद जैन साहित्य हुआ, तो आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, जैन साहित्य से हमको क्या मिलता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस साहित्य को आगम कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख साहित्य कौन कौन से? देखिए दोस्तों, भगवती सूत्र। क्या दोस्तों? भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी के जन्म जीवन की कीर्ति दी गई है। क्या दी गई है? भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी के जीवन की कीर्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इंपोर्टेंट रखना है कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन की कीर्तियां किस में दी गई है? भगवती सूत्र में दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है दोस्तों? कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। क्या दोस्तों? कल्प सूत्र में क्या दिया गया है? कल्प सूत्र में जो जैन धर्म है उनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके कितने अंग हैं? इसके 12 अंग हैं। ठीक है दोस्तों, कितने अंग हैं? इसके 12 अंग हैं, तो आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य के बारे में भी आप याद रखेंगे। हमने क्या पढ़ लिया? हमने दोस्तों वेद खत्म कर लिए, वेदांग पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए, बौद्ध साहित्य पढ़ लिए, अन्य वैदिक साहित्य भी पढ़ ली और जैन साहित्य भी पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये सब पढ़ लिया। हमने धार्मिक ग्रंथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा धार्मिक ग्रंथ कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। तो देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से थे? ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत सारे थे। सबसे पहले अपना ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? अर्थशास्त्र। क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। जो किसने लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। किसने लिखा है? चाणक्य ने, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके आप उपनाम भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपको विष्णुगुप्त दे सकता है,
कौटिल्य भी दे सकता है। कभी आप चाणक्य ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मिलता क्या है, इसमें हमको मिलता है मौर्यकालीन राजनीतिक के बारे में। देखिए दोस्तों, चाणक्य किसके समय थे, चाणक्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, तो क्या लिखेंगे, उसमें भी मौर्य वंश की जानकारी लिखेंगे ना, तो क्या मिलता है, मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक भी मिलती है और आर्थिक स्थितियों के बारे में भी पता चलता है हमको अर्थशास्त्र से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद है संरचना। संरचना कैसी है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के कितने पार्ट हैं, अर्थशास्त्र के 15 पार्ट हैं, यानी कि 1 पार्ट 2 पार्ट। अर्थशास्त्र कितने पार्टों में बटा हुआ है, 15 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल कितने चैप्टर है, इसमें कुल 180 चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भाषा कौन सी है दोस्तों, इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, अर्थशास्त्र के बारे में आपको याद रखना है, इसके लेखक कौन है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, ये इनके उपनाम है, आपको बारे में याद रखना है। इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है, इससे हमको मिलती है मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये कितने भागों में बटा हुआ है, ये 15 भागों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 180 चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इसकी लैंग्वेज कैसी थी, यानी कि इसकी भाषा कौन सी थी, तो इसकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी के लेखक है कर्ण। कौन है दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक है कर्ण। इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कर्ण। कौन है दोस्तों, कर्ण। इसकी भाषा कैसी है दोस्तों, इसकी भाषा भी संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी कैसे लिखी गई है, राजतरंगिणी भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इससे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, इससे हमको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलती है, तो आपको बताना है राजतरंगिणी से मिलती है, जिसके लेखक कौन है, कल्हण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब बताना है। देखिए दोस्तों, नोट करेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास। राजतरंगिणी में संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है, तो ये आपको इंपोर्टेंट नोट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है चचनामा। चचनामा क्या है दोस्तों, चचनामा के लेखक कौन है, चचनामा के लेखक है अली अहमद। कौन है दोस्तों, अली अहमद। इसकी भाषा कैसी है दोस्तों, इसकी भाषा है फारसी। फारसी के हुए देखिए दोस्तों, ये किसने लिखी है, ये लिखी है अली अहमद ने, तो इसकी भाषा है फारसी। ठीक है दोस्तों, इसका विषय क्या है दोस्तों, इसका विषय अरबों की सिंध पर विजय। देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ आप देखेंगे तो क्या लिखेगा, सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत। क्या दिया है दोस्तों, सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत दिया गया है चचनामा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इंपोर्टेंट नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। कौन है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है दोस्तों, इसका विषय क्या है, इसका विषय वस्तु है संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछेगा संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है अष्टाध्यायी। कौन सा है, अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि है। ठीक है दोस्तों, इसका विषय क्या है, इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें किसकी भी जानकारी मिलती है, मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप अष्टाध्यायी के बारे में क्या क्या याद रखेंगे, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, इससे हमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी गार्गी संहिता। क्या दोस्तों, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता इंपोर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। गार्गी संहिता के लेखक कौन है, गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। कौन है दोस्तों, गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। ठीक है दोस्तों, इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है, इससे हमको जानकारी मिलती है ज्योतिषी, जो भारत में ज्योतिषी होते हैं, भारत पर होने वाले यमन आक्रमण के क्या मिलते हैं दोस्तों, ज्योतिषी, भारत पर होने वाले यमन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है हमको किससे, गार्गी संहिता से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाभाष्य। इंपोर्टेंट नोट करेंगे, महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। कौन है दोस्तों, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। पतंजलि कौन है, पुष्पमित्र शुंग के जो दरबार में रहते थे वो है पतंजलि। कौन है दोस्तों, वो है पतंजलि। उनकी पुस्तक कौन सी है, उनकी पुस्तक है महाभाष्य। ठीक है दोस्तों, इसका विषय क्या है, इसका विषय शुंगों की जानकारी। इसमें क्या मिलता है दोस्तों, इसमें हमको मिलती है शुंगों की जानकारी, शुंगों की
जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ा, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़े वेदांग पढ़े, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पुराण पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़े हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, अन्य वैदिक ऐतिहासिक जो अन्य वैदिक साहित्य थे उनके बारे में जानकारी ली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े हमने जैन धर्म, क्या पढ़ा था, जैन साहित्य, उसके बाद पढ़ा था बौद्ध साहित्य, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए और ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी ले ली। ठीक है दोस्तों, कल हम चलेंगे यहाँ से आगे, कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण। ठीक है दोस्तों, कल क्या पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।